अभी हम लोग समस्तीपुर शहर के एक चर्चित हॉस्पिटल कृष्णा हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ डॉक्टर शिखा झा हैं। आपको बताते चले कि ये एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं और काफी ज्यादा चर्चा में बनी रहती हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक या फिर कहा जाए तो महिलाओं तक जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं। बाकी मैम, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शिखा झा। मैंने अपने एमबीबीएस की पढ़ाई डीएमसीएच से करी है। उसके बाद मैंने अपनी एमएस ऑप्स एंड गायनी भी डीएमसीएच से ही करी। अभी मैं कृष्णा हॉस्पिटल समस्तीपुर में अपना सेवा प्रदान कर रही हूँ। मैम, एक सवाल है कि जैसे महिलाओं में जागरूकता की कमी होती है या फिर डॉक्टर्स पे महिलाएं अंधा विश्वास करती हैं, खास करके महिला डॉक्टरों पे, तो कृष्णा हॉस्पिटल में आप कौन सी सेवाएं दे रही हैं अभी? अभी कृष्णा हॉस्पिटल में सारी परामर्श होती है। उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जिनका जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होना या फिर जुड़वा बच्चे होना, कम उम्र प्रेगनेंसी होना या काफ़ी इलाज के बाद जिनका बच्चा रुकना है, ऐसी महिलाओं का पूरे प्रेगनेंसी में इलाज होना, उनका स्वस्थ डिलीवरी होना एवं सिजेरियन सेक्शन होना और महिला रोग से संबंधी जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। जैसे कि हिस्टेरोस्कोपी, जिसमें कि दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी के अंदर देखा जाता है। अच्छा। लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी से क्या होता है, कैमरा डालकर या तो आप कुछ जांच करते हैं, बच्चेदानी देखते हैं, जो इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए बहुत ही आवश्यक जांच होता है। लैप्रोस्कोपी से काफ़ी सर्जरी भी होती हैं, जैसे कि हिस्टेरेक्टमी होता है हमारे यहाँ। हिस्टेरेक्टमी में बच्चेदानी को निकाला जाता है। अच्छा। जिस भी महिला को माहवारी में अत्यधिक समस्या होती है एवं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर रहती है या फिर ऐसी महिला जिनकी बच्चेदानी में गांठ रहता है एवं समय उनका उम्र उनका 40 के ऊपर हो चुका होता जी। है, जिन्हें अब परिवार में आगे बच्चे नहीं करने हैं, जी। ऐसी महिलाओं का ऑपरेशन होता है, हिस्टेरेक्टमी होता है, अच्छा। जो उन्हें अपने दिक्कत से निजात दिलाता है। तो लैप्रोस्कोपी से ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो चीरा लगता है, वो जी। थोड़ा छोटा लगता है और वो छोटा चीरा लगने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट का रिकवरी टाइम, जिससे कि वो वापस अपने काम कर सके, वो उनका रिकवरी टाइम थोड़ा कम होता है। दूसरा, हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपिक एक्टोपिक की भी सर्जरी होती है। उसमें क्या होता है, जब किसी भी महिला का बच्चा बच्चेदानी में ना रुककर नली में रुक जाता है हम्म। तो और वह फट जाता है, तो उससे अंदरूनी रक्तस्राव होता है, जिससे जी। महिला काफ़ी एनेमिक हो जाती हैं, बहुत सीरियस कंडीशन में आती हैं। अच्छा। तो उनका भी हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपी के द्वारा ही ऑपरेशन होता है। उसमें भी यहाँ पे चीर के ऑपरेशन नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, परिवार नियोजन में जाते हैं हम लोग, तो जो बच्चेबंदी का ऑपरेशन होता है वो जी। भी लैप्रोस्कोपी के द्वारा ही होता है हमारे यहाँ। तो कहा जा सकता है कि जो पहले के ज़माने में लोग डरते थे ऑपरेशन से, तो अब उन लोगों को यहाँ पे ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएँ बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं ऑपरेशन का नाम सुन के, तो इस जगह पे ऑपरेशन से उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो अभी महिलाओं में कहा जाए तो सबसे कॉमन, सबसे आम बीमारी कौन-सी है, जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन महिलाओं में उस चीज़ के को लेकर के जागरूकता काफ़ी कम है? देखिए, ओपीडी में काफ़ी महिलाएँ आती हैं अल्ट्रासाउंड लेकर कि मैम मेरे तो अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस आया है। जी। तो आजकल की महिलाएँ सबसे ज़्यादा पीसीओएस और इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेकर आती हैं। अच्छा। पीसीओएस, जिसे हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, इसमें होता है कि किसी भी महिला का माहवारी गड़बड़ होता है, जी। अनियमितता होती है, महीना समय से नहीं आता है उनका, समय से चढ़ जाता है। दूसरी बात, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, कील मुहासे आने, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा हो रहे हैं। जी। और तीसरी बात, अल्ट्रासाउंड में जिनका पीसीओएस आ रहा है। इन तीनों में से अगर किसी भी महिला को कोई 2 चीज़ भी होती हैं, तब जी। हम उन्हें पीसीओएस कहते हैं। अगर किसी भी महिला के अल्ट्रासाउंड में सिर्फ पीसीओएस आ रहा है और उन्हें बाकी दोनों कोई दिक्कत नहीं है, जी। तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर कई महिलाएँ ऐसे आती हैं जिनके अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है पीसीओएस और उसके बाद उन्हें वो साइकोलॉजिकल चीज़ हो जाती है कि अरे मुझे तो ये सिस्ट बन गया अच्छा। और इसकी वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पीसीओएस तभी बोले जब उसके साथ आपके सिम्पटम्स भी आते हैं। जैसे कि आपके महीना चढ़ जाता है या फिर आपको दिक्कत ये होती है कि अनचाहे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, कील-मुहासे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं
ये सारी दिक्कत होती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो हमारे काफी महिला दर्शकों का सवाल होगा। उनके मन में ये सवाल होगा कि इनफर्टिलिटी और पीसीओएस में क्या संबंध है, उनमें आपस में क्या संबंध हो सकता है? देखिए, पीसीओएस में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं शरीर में। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन होता जी। है, वो थोड़ा ज़्यादा बनता है। दूसरी बात, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि शरीर में जो इंसुलिन की क्षमता होती है जी। ब्लड शुगर को कम करने की, वो कम हो जाती है। अच्छा। तो इसे इसलिए एक सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के किया। अच्छा। इससे में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से महिला के स्वस्थ अंडे नहीं बनते। अंडे बहुत बनेंगे, छोटे अंडे बनेंगे, लेकिन उसमें से एक भी स्वस्थ नहीं बनेंगे और ओव्यूलेशन नहीं होगा उनका, अच्छा। यानी जिसे हम लोग अंडा फूटना कहते हैं, अच्छा। वह सही समय पे नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका माहवारी नहीं आता है समय पर। और जब अंडा स्वस्थ नहीं फूटता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें प्रजनन क्षमता में कमी आना होता है, जो वो उसकी दिक्कत हो जाती है। जब अंडा ही नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से भ्रूण, अच्छे भ्रूण बनेंगे? ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है पीसीओएस में, लाइफस्टाइल फैक्टर होती है। अच्छा। आजकल की जो समस्या हो गई है बाहर के जंक फूड खाना, तो सारी महिलाएं जिनमें पीसीओडी है उसमें से मैक्सिमम 80 to 90% का जब आप हिस्ट्री लेंगे तो यही सुनने में आता है कि हम तो सप्ते में 4 दिन 5 दिन समोसा और लिट्टी जरूर खाते हैं। अच्छा, तो तो मतलब एक जो फैक्टर है यहाँ पर हम्म, बाहर का खाना या फिर बिल्कुल वो चीजें अनहेल्दी फूड बिल्कुल पीसीओएस का एक मुख्य कारण हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, लाइफस्टाइल में एक आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जी। आजकल हमारे पास इतने उपकरण मौजूद हो गए कि हमारे बैठे बैठाए सारे काम हो जाते हैं। जी। कई कपल ऐसे आते हैं जिनके हस्बैंड बोलते हैं, मैम मैं तो इससे परेशान हूँ, ये तो घर में कोई काम ही नहीं करती है, अच्छा। सारी दिन भर ये सोई रहती है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, और कोई काम नहीं करती है। तो उन महिलाओं के लिए, अगर आपको सही में दिक्कत है तो आप अपना इलाज कराएं, अन्यथा आप अपने काम अच्छे से करें। जब तक शरीर में फुर्ती रहेगी, शरीर आपका एक्टिव रहेगा, तो फिर आपको वो दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका शरीर ही एक्टिव नहीं है तो आपकी जो एनर्जी आप लिए जा रही हैं, कैलोरी जो आप गेन कर रहे हैं, वो तो जी। शरीर में कहीं खर्च नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है, तो जिससे कि महिलाओं को दिक्कत होती है, उन्हें ओबेसिटी भी हो जाती है, यानी कि उनका वजन सामान्य से ज़्यादा हो जाता अच्छा। है। तो ये सारी समस्याएं मिलकर पीसीओएस कराती हैं। और पीसीओएस में क्या होता है, 70% महिलाएं पीसीओएस की, उनको इनफर्टिलिटी की समस्या आज नहीं तो कल होती ही है। अच्छा, तो मतलब कहा जा सकता है कि पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा गंभीर मुद्दा है कि जिसपे हर महिला को ध्यान देना चाहिए। अगर उन्हें इसके लक्षण लगते हैं तो जल्द से जल्द किसी महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। बिल्कुल, यह एक महामारी की तरह अब हो गई है। जैसे पहले कोई भी महामारी एक कम्युनिकेबल डिजीज की होती जी। थी फैलने में, उसी तरह पीसीओएस एक महामारी का रूप धीरे धीरे लेती जा रही है। अच्छा, एक फैक्टर है मैम, ओवेरियन रिजर्व, हाँ, जो हमारी एक महिला दर्शक का ही सवाल है कि ये ओवेरियन रिजर्व आखिर क्या होता है, इसके बारे में जरा बताइए। ओवेरियन रिजर्व बेसिकली हम लोग इसे जैसे प्रजनन क्षमता कहते हैं, जी। ठीक है। ओवेरियन रिजर्व, ओवेरियन अंडकोश को कहते हैं, ओवरी। उसमें हमें ये देखना होता है कि उम्र के साथ हमारे अंडे जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। जी। भारतीय महिलाओं में 30 के बाद अचानक से अंडा बनने की क्षमता कम हो जाती है, अच्छा। और 35 के बाद 35 साल की उम्र के बाद ये क्षमता बहुत तेजी से कम होती है। अच्छा। तो इसमें हम लोग ओवेरियन रिजर्व से ये पता करते हैं कि महिला की प्रजनन क्षमता क्या है। इसमें 2-3 टेस्ट होते हैं, जैसे एएमएच टेस्ट होता है। एएमएच टेस्ट की वैल्यू 1 होनी चाहिए मिनिमम। अगर अच्छा। आप 1 से नीचे आ रहे हैं तो आपकी प्रजनन क्षमता काफ़ी कम हो रही है, अंडा बनने की जो शक्ति है जी। उम्र के साथ वो बहुत कम हो रही है। इसके बाद एएफसी काउंट होता है। एएफसी काउंट हम लोग एंट्रल फॉलिकल काउंट को बोलते हैं। जी। यह अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है। अच्छा। अल्ट्रासाउंड में हम लोग देखते हैं किसी भी महिला के अंडकोश में कितने अंडाणु बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरे कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे ईस्ट्राडियोल जो फीमेल हार्मोन होते हैं, अच्छा। उसकी क्या लेवल है, एफएसएच हार्मोन होते हैं, ये हम लोग चेक करते हैं। ये सारे वैल्यूज को मिलाकर ही ये देखा जाता है कि महिला की प्रजनन क्षमता कितनी है, अच्छा। वह अपने अंडे से माँ बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं। सिर्फ एक टेस्ट के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि उस महिला की प्रजनन क्षमता कम है या ज़्यादा है। इन सारे टेस्ट को मिलाकर ही हम बोल सकते हैं ये चीज़।
चलिए, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। हाँ। महिलाओं में काफी कॉमन है ब्रेस्ट पेन को लेकर के, महिलाएं काफी शिकायत तो करती हैं लेकिन खुल के कोई इस पे बात नहीं कर पाता है। तो ब्रेस्ट पेन के बारे में बताइए कि कैसे महिलाएं इसे कंट्रोल करें, इसके ब्रेस्ट पेन से उन्हें कौन सी और बीमारियों के लक्षण भी दिख सकते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, किसी भी महिला को ब्रेस्ट पेन होता है जी। तो वो सबसे पहले उनका कंसर्न रहता है, मैम आप मेरा अच्छे से जांच करिए, कहीं हमको कैंसर तो नहीं है, अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो हर ब्रेस्ट पेन ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। जी। इसके लिए पहले कुछ लक्षण आपको जानने होते हैं। आपको यह देखना होता है कि आपका जो ब्रेस्ट पेन है वह माहवारी से कुछ दिन पहले तो नहीं हो रहा। अच्छा। 90% महिलाओं में माहवारी से पहले भी ब्रेस्ट पेन होता है, जो कि कॉमन होता है। ऐसे अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है और उसके साथ कोई गांठ है जी। तो आपको उसका जांच ज़रूर कराना चाहिए। और कैंसर अगर है तो कैंसर के लक्षण होते हैं, जो वो गांठ होता है तो वो गांठ एकदम पत्थर की तरह करा होता है। अच्छा। दूसरी बात, आपकी स्किन में चेंजेस दिखेंगे, स्किन में जैसे संतरे के छिलके की तरह आपका स्किन दिखेगा ब्रेस्ट का। दूसरी बात, वो गांठ जो होगा वो फिक्स होगा, वो इधर उधर हिलेगा नहीं, अच्छा। एक जगह वो फिक्स हो जाएगा। या आपके निप्पल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको संकेत देती हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके लिए मैमोग्राफी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे टेस्ट होता है जिससे कि महिला के ब्रेस्ट को देखा जाता है। अच्छा। अमूमन 30-35 साल के नीचे की महिला में अल्ट्रासाउंड ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट देता है। और कोई भी गांठ अगर रहती है तो हम लोग जी। उसका FNAC जांच कराते हैं, जो कि उस गांठ से सैंपल लेके जांच कराया जाता है। अच्छा। ब्रेस्ट पेन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी। अच्छा। किसी भी महिला में अगर विटामिन ई की कमी है और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है तो उन्हें ब्रेस्ट पेन होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जो कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, जी। उनको भी दर्द होता है। तो उनको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बच्चे को हर रेगुलर इंटरवल पे वो दूध पिलाती रहें। काफ़ी बार छाती में दूध जमा होने से भी क्या होता है, घाव बन जाता है, जो उन्हें पता नहीं चलता है। अच्छा। और वो एकदम परेशान होकर आती हैं कि मैम मेरे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और फीवर भी आ रहा है। तो अच्छा। जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको एक लक्षण देता है कि साथ में माइल्ड ग्रेड फीवर भी आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और विटामिन ई सप्लीमेंटेशन आप रेगुलर लें। 40 से यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको हर साल मैमोग्राफी जांच जरूर करानी चाहिए। चलिए, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। एक टर्म आता है मेनोपॉज। हाँ। ये मेनोपॉज क्या है और महिलाओं में ये एक बीमारी है या क्या कुछ है, वो जरा बताइए। देखिए, मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है। जी। मेनोपॉज एक्चुअली एक कंडीशन है जिसमें कि महिला का मेंस आना, माहवारी आना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अच्छा। और ये हम लोग तब कह सकते हैं जब किसी भी महिला का 1 साल तक महीना ना आया हो। अच्छा। कई महिलाएं ऐसी आती हैं जो बोलती हैं मेरा तो महीना छूट गया, 5 महीना से तो हम महीना ही नहीं हो रहे। और जांच में पता चल जाता है कि उन्हें तो कोई हार्मोनल दिक्कत थी जिसकी वजह से उन्हें महीना नहीं आया। अच्छा। या फिर एक केस बहुत इंटरेस्टिंग आया था हमारे पास, वो लिखवाई कि मेरा तो महीना छूट गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही जांच कराने हैं, बस मेरे पेट में गांठ बन गई है। अच्छा। ठीक है। और जब हमने उन सारा जांच किया, उन्हें यहाँ पे देखा, तो पता चला कि वह 5 महीने की गर्भवती थी। अच्छा। हाँ, तो कोई भी महिला जब तक कि 1 साल आपका महीना पूरी तरीके से नहीं रुकता है, जी। जो महिला 45 से 50 साल की उम्र के बीच में हो, आप 1 साल से अगर कम महीना रुक रहा है, प्लीज़ एक बार अपना यूपीटी टेस्ट यानी कि पेशाब जांच ज़रूर करें कि आपको कहीं बच्चा तो नहीं रुका। और इस उम्र में जी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के भी बहुत खतरे रहते हैं। अच्छा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे कहते हैं जो नली में बच्चा रुकता है। जी। तो उम्र बढ़ने के साथ क्या होती है कि जब पहले कभी किसी का ऑपरेशन हुआ हो या बच्चेबंदी का ऑपरेशन करा लेते हैं, जी। तो वो जिनका महीना बंद होने का उम्र रहता है, इन जब भी आते हैं कि मुझे महीना गड़बड़ हो रहा है, तो उन्हें बोलेंगे पेशाब जांच कराइए। तो जी। उनका पहला सवाल रहता है, अब तो मेरा उम्र हो गया, अब तो महीना छूट गया, 5 महीना से महीना नहीं हुए हैं, हम जी। तो बच्चाबंदी भी करा लिए, हम क्यों कराए टेस्ट, हम तो नहीं कराएंगे। अच्छा। हाँ। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब उनका जांच होता है तो उनका रप्चर्ड एक्टोपिक रहता है, यानी कि अंदर नली फटी रहती है, जिससे कि उन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी होती है। तब उनको फिर से हमें समझा के ऑपरेट करना पड़ता है। और मान लीजिए किसी ने ऑपरेशन नहीं करवाया हाँ। या फिर उस चीज पे ध्यान नहीं दिया और किसी डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, तो हुँ। इसके क्या कुछ एंड रिजल्ट हो सकते हैं, क्या कुछ इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। जी। ठीक है। अब 1 साल तक अगर आपका महीना नहीं आ रहा है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, 45 से 50 साल की महिला।
कि मेरा महीना बंद हो गया। जी। इस उम्र में माहवारी गड़बड़ भी होते हैं कुछ लोगों के, बहुत लोगों के होते हैं कि 1 महीना 2 महीना चढ़ जाते हैं। अच्छा। तो 2 महीना अगर चढ़ जाते हैं तो आपको फिर भी जाँच करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं जो बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो मतलब इन तमाम चीज़ों को कहीं से भी नज़रअंदाज तो नहीं नज़रअंदाज करना नहीं, चाहिए, बिल्कुल, वरना इसके जो एंड रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगले सवाल पे जाएँगे, महिलाओं के मेंटल हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूकता तो नहीं है, हालाँकि अब महिलाओं में इन तमाम चीज़ों को लेकर के जागरूकता फैल रही है, लेकिन जो गाँव की महिलाएँ हैं, उनके अंदर अभी भी उनके मेंटल हेल्थ को लेकर के, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। उनके पति या फिर घर के पुरुष इन तमाम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसका क्या समाधान है या फिर महिलाओं में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे बड़ी बात, मेंटल हेल्थ आज भी सोसाइटी में एक टबू बना हुआ है, जी, स्टिग्मा। सबको ये डर रहता है कि हम अपना कुछ मेंटल हेल्थ का पॉइंट सबके सामने रखेंगे तो लोग हमें पागल घोषित कर जी, देंगे। सबसे बड़ा स्टिग्मा तो ये है। दूसरी बात, महिलाओं में जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, बहुत जी, बार होती, कई महिलाएँ होती हैं जो सारे काम एक साथ नहीं कर सकती। जी, लेकिन घर का उनके प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि वो खुल के बोल नहीं पाती हैं जी, और ये नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है और वो नेग्लिजेंस अपना ली हुई हैं, नेग्लेक्ट किए जा रही हैं, यह सोचकर अरे घर वालों को बताएँगे तो ये बोलेंगे ये तो नाटक करती है। आम तौर पर महिलाओं के जो पेन होते हैं, सबसे कॉमन पेट दर्द, जी, तो इसको बहुत ही इग्नोर किया जाता है जी, और सेल्फ नेग्लिजेंस, महिलाएँ इसके लिए खुद ज़िम्मेदार हैं, समय पर खाना नहीं खाती हैं। अच्छा। उनके लिए रहता है कि पूरे घर का काम करना है, बच्चों को खिला देना गर्म है, रोटी सबको खिला खिला देना के है सबको। सबको खिला देना है, उसके बाद अपनी सब चीज़ करके दोपहर में 2 बजे 3 बजे खाना है। जी, तो जब आपकी लाइफ़स्टाइल ही नहीं सही रहेगी तो आपका मेंटल हेल्थ प्रभावित ज़रूर होगा। आपके बिल्कुल, पास बहुत सारे रोल हैं, एज़ अ मदर आपके पास रोल है, एज़ अ वाइफ रोल है, आप घर में सारी चीज़ें सँभाल रही हैं, तो आपको अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हर महिला को खुद ही आगे आना चाहिए कि मुझे अगर ये दिक्कत हो रही है, तो मैं उसका इलाज कराऊँ, इस चीज़ से संकोच ना करूँ। अगर आप खुद आगे बढ़ेंगे, तभी आपका परिवार भी आपके साथ आएगा। आप खुद ही इग्नोर करेंगे, तो परिवार वाले भी इग्नोर करेंगे। चलिए, अब आखिरी और अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। मेरी स्कूलिंग पटना से हुई है, जी, डीएवी खगौल से मैं पढ़ी हूँ। जी, उसके बाद फिर एमबीबीएस मैंने 1 साल के बाद निकाला था, नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे निकाला था। जी, तो उस टाइम एडमिशन लिया। फादर मेरे फार्मा कंपनी में थे। अच्छा। हाँ, मतलब घर में जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ाव है, वो पहले से ही रहा है। हाँ, वो एक्चुअली उन्हीं लोगों का अफ़ेक्शन था। अच्छा, एक होता है ना हर माँ-बाप का ख्वाब कि मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, उसके श्रेष्ठ पोज़ीशन पे मेरे बच्चे जाएँ। बिल्कुल। तो मेरे फादर उसमें थे, तो बचपन ही से वो था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटी डॉक्टर बनेगी। और तो वो कहीं न चीज़, कहीं बेटी ने वो चीज़ साबित करके दिखाई। एक चीज़ ज़रा बताइए यहाँ पे कि जब डॉक्टर बन के लौटी थीं, तो उस वक़्त घर वालों का, आस-पास के लोग और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। एक्चुअली गाँव में मैं पहली बेटी थी जो डॉक्टर बनी थी, एमबीबीएस निकाली थी, तो सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अच्छा, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे जर्नी आगे बढ़ी, एमबीबीएस पास की, फिर आया पीजी का टाइम। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक आया कि हर सक्सेस आपसे कुछ न कुछ माँगते हैं। बिल्कुल। तो फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। उस टाइम पे मदर को भी कैंसर डायग्नोज़ हो गया। जस्ट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही डायग्नोज़ हुआ। तो उस टाइम पे पूरी ही पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब पीजी भी निकलेगा, एग्ज़ाम तो मैं दे दी थी, उसके बाद था कि चलो अब तो फिर से प्रिपरेशन करनी है। बट एक होता है भगवान साथ खड़े रहते हैं। कोई भी अगर दिक्कत में रहता है तो भगवान खुद साथ बिल्कुल। खड़े रहते हैं। तो रिज़ल्ट अच्छा आया, फिर एडमिशन हो गई। फिर एडमिशन के बाद पीजी का जर्नी कंटिन्यू रहा। जी, पीजी की जर्नी कंटिन्यू रही, उस दौरान मैंने अपनी मदर को भी खोया कैंसर में। फिर उसके बाद जब पीजी खत्म हो गई, फिर अभी मैं समस्तीपुर में हूँ। समस्तीपुर में यहाँ पे डॉक्टर महेश ठाकुर सर, डॉक्टर श्रद्धा मैम, ये लोग एज़ अ पेरेंट मेरे सपोर्ट हैं। अच्छा, मुझे कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ करियर के लिए, जी, दे आर लाइक फैमिली, एज़ अ पेरेंट। जब एक वर्ड पेरेंट्स होता है जो सारी चीज़ें कवर कर लेती बिल्कुल। है।
तो वो चीज़ है। और सबसे बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया, अदर फील्ड के होते हुए भी जी। उन्होंने सब चीज़ समझा, एक-एक चीज़ पे ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैं तो सबके हस्बैंड सब चीज़ कोऑपरेट करते हैं। बहुत बार होता है पर्सनल लाइफ में कि नाइट शिफ्ट होते हैं, तो उसमें आपस में लड़ाई झगड़े सब होते हैं। बिल्कुल। बट ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मेरे इन-लॉज़ भी हैं, वो भी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मम्मी-पापा जी, वो लोग जो भी होता है बोलते हैं, तुम लोग जो भी जहाँ आगे बढ़ना है, जी। तुम दिन भर हॉस्पिटल में खटो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब समस्तीपुर की जो आप सेवा कर रही हैं, समस्तीपुर वासियों को एक सही मार्ग पे ले जा रही हैं, महिलाओं को एक सही इलाज मिल पा रहा है, उसमें आपके परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान हम कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बाकी डॉक्टर शिखा झा अभी हमारे साथ थी। आपका कोई भी सवाल हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अगर आप हमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं पब्लिकली, तो आपकी स्क्रीन पर इनके तमाम सोशल साइट्स आपको दिख रहे होंगे। आप वहाँ पर जाइए और इनसे वहाँ पर पर्सनली आप सवाल कर सकते हैं। बाकी आप तमाम लोगों से जानना चाहेंगे कि महिलाओं के बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं या फिर कहा जाए कि महिलाओं के हेल्थ को लेकर के, महिलाओं के रोग को लेकर के लोग खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों पे आज हमने बात की और कहीं न कहीं समाज को एक दूसरा दिशा भी दिखाया। बाकी आप तमाम लोग हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हैं? मैम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में राय आपकी होगी।